तुम करो। नमस्ते। हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्कार अनीफ जी, आवाज आ रही है क्लियर? चलिए, मुझे तो लग रहा था आज मैं ज्वाइन कर ही नहीं पाऊंगी। नमस्कार शैलेंद्र जी। चलिए ठीक है। नमस्ते ज्योति जी, कैसी हैं आप? हाँ वो तो सही है, कैसे ना भी जुड़ भी जाते हैं। कुछ लोग तो आ ही रहे हैं। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार। प्रवीण जी नमस्कार आपको। नंदा जी नमस्ते, स्वागत है। पूनम चावला सूद जी नमस्कार। शैलेंद्र जी, रचना यात्रा के बारे में मैं कहूँ तो मेरी शुरुआत हुई थी छोटी छोटी कविताओं से। मुझे दो दो पंक्तियाँ या कुछ ऐसे ही मन के लिख देना अच्छा लगता था, तो मैंने वैसे ही शुरुआत की, कविताओं से शुरुआत की। फिर इस बीच में मुझे फोटोग्राफी का भी शौक है और मैं यात्रा संस्मरण भी खूब लिखती हूँ क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक है। नमस्ते राकेश जी। तो इस तरह से लिखने की शुरुआत हुई, कविताओं के बाद संस्मरण, फिर कहानियाँ। आलेख तो लिखती ही आई हूँ, चूँकि अखबार में थी तो करना ही पड़ता था, वो आलेख, रिपोर्टिंग्स, वो सारा कुछ हो रहा था। कहानियों में मैं बाद में आई, कहानी लिखना मैंने बाद में शुरू किया। और अभी जिस कहानी का मैं पाठ करने जा रही हूँ वो पिछले वर्ष नया ज्ञानोदय में कहानी मेरी छपी है। नौरत्न जी नमस्कार, आइए, स्वागत है। तो बस ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ और मैं जैसा कि अपने पोस्ट में भी लिख चुकी हूँ कि ये मेरा पहला लाइव है जो मैं आई हूँ। इससे पहले मैंने अभी तक कोई भी लाइव कार्यक्रम यहाँ से फेसबुक के माध्यम से नहीं दिया था। विनीता स्वागत है, आओ। नीरज नीर जी धन्यवाद। तो आज जब हनीफ जी ने मुझे कहा कि मुझे किस्से 12 टन में भाग लेना है, मुझे कहानी पाठ करना है, तो मैं तैयार हो गई और उसी का परिणाम है कि आज आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ। जी हाँ, मेरी 3 कविता संग्रह है। पहला नदी को सोचने दो, दूसरा मनुआ पलास और तीसरा वक्त की अलगनी पर। साझा संग्रह कई हैं, कहानियों का भी साझा संग्रह है, मगर अभी तक एकल कहानी संग्रह मेरा कोई भी नहीं है। दीप्ति जी नमस्ते। आप हनीफ जी, हाँ प्रमोद जी नमस्कार। हाँ जी दीप्ति जी, बहुत दिन के बाद। कोरोना ने ऐसा कर दिया कि किसी को मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। नमस्ते। हमरंग से सईद जी हैं या अनीता जी हैं, जो भी है नमस्ते। कविता जी नमस्कार आपको। रमेश शर्मा जी स्वागत है, नमस्कार। जी अनिल जी,
आपने कह दिया तो अब मैं कहानी पाठ शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं हमरंग को धन्यवाद देती हूँ। हनीफ जी आपका धन्यवाद, सईद जी का धन्यवाद, अनीता जी का धन्यवाद कि मुझे मौका मिला कहानी पाठ करने का और आप लोगों के सामने आने का। अनीता जी नमस्ते, प्रज्ञा जी नमस्कार। तो मैं अब कहानी शुरू करती हूँ। शीर्षक है नैहर छूट टल जाए। जी हनीफ जी शुरू कर दे रही हूँ। नमस्कार। जी शुरुआत कर रही हूँ मैं। आधी रात को रोज तालाब किनारे से एक लड़खड़ाती आवाज आती है गांव की गलियों में। हम अपन हिस्सा लेके रह गई। हट मुझौसा कहीं का, शराबी फिर शुरू हो गया। आग लगे उस कोयलिया को, अपने तो तमाशा की ही सबको बिगाड़ कर चली गई। किसी न किसी घर से गाली की आवाज निकलती और गली में फैल जाती। ये कोयल और शराबी किशोर चर्चा का विषय बन गए थे। तमाशे की शुरुआत तब हुई जब गोली लगने से 17 साल का गोपाल मारा गया। नहीं, चोर डकैत नहीं था। वो तो बेचारा दिशा शौच के लिए तालाब की तरफ जा रहा था कि साए से गोली खोपड़ी के पार और गोपाल खत्म। नमस्ते सिनेवाली जी। पूरा गांव एक तरफ और पुलिस दूसरी तरफ। हवाई फायरिंग की गूंज से सनसना गया पूरा गांव। लगा अब लाश पटापट जमीन पर गिरेगी और सब मामला साफ। बेचारे गरीब निरीह गांव वाले एक तरफ और दूसरी तरफ देश का बहुत बड़ा उद्योगपति। जब उनके साथ सरकार और पुलिस है तो कैसे विरोध कर पाएंगे गांव वाले। मंडली, पंचायत और आंदोलन करके भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। राज्य सरकार ने एमओयू किया था एक बड़े औद्योगिक घराने से, लेकिन केवल एमओयू करने से नहीं लगता है उद्योग। जमीन चाहिए, कई एकड़। करार है तो सरकार जमीन मुहैया कराएगी ही। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही थी कि यह हादसा हो गया। सिंधवार गांव जहां गोलीबारी की घटना घटी है वह कोयल का मायका है। 5 वर्ष पहले बिन ब्याही माँ की बेटी कोयलिया की शादी जिला हजारीबाग कुर्रा गांव के मोहन महतो से कर दी गई, जो अव्वल दर्जे का पियाब था और कोई ऐसा नशा नहीं था जिसकी लत नहीं थी उसे। नशा करने के बाद उसे होश नहीं रहता कि क्या सही क्या गलत। नतीजन महीने 2 महीने में कोयलिया अपने बदन के नीले निशान और गोद में 4 साल के बेटे बिट्टू को उठाए मायके चली आती और अपने बाबा भाई को दिखा दिखा कर कोसती कि कैसन घर में ब्याह दिए, हमरा तो किस्मते फूट गया। कोयलिया 2 भाइयों के बाद पैदा हुई तीसरी बेटी है। वैसे भी बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है। तो जब यह लक्ष्मणिया रोती और मायके में ही रहने की जिद ठानती तो उसकी दोनों भाभियां खतरे का आभास पा समझा बुझा के अचरा के खोइछा में चावल और 2 बोरी उसना, 1 बोरी अरवा चावल, 1 मोटरी दाल और खेत से टटका तोड़ल सब्जी बोरे में भरकर विदा कर देती। जा बिटिया, ब्याहल बेटी मायके की मेहमान होती है, आते रहना। यह सिलसिला जाने कब तक चलता कि गोली कांड के बाद बड़ा बवाल हो गया। हालांकि पिछली दफा मायके आई थी तो बाबा ने बताया था कि हमारा घर और 17 बीघा खेत लेकर सरकार कंपनी वालों को देगी। उस समय पूरा गांव उजड़ने के डर से भयभीत था। अक्सर पंचायत और कंपनी की इंजीनियर के साथ गांव वालों की बैठक होती। दरअसल कंपनी वालों को अपना उद्योग लगाने के लिए 20,000 एकड़ भूमि की जरूरत थी और इसके लिए पूरा एरिया चिन्हित कर गांव वालों को समझाने का दौर चल रहा था। अधिग्रहण के अंतर्गत जितनी जमीनें थी वो बहुफसलीय थी और कुछ जमीन वैसी थी जिसमें रिहायशी मकान थे। हालांकि मुआवजे की रकम जमीन के मूल्य का 4 गुना दिया जा रहा था, मगर किसान खेत छिन जाने के डर से भरे हुए थे। खेत नहीं तो आय का स्रोत नहीं। ऊपर से मुआवजे से मिलने वाली रकम भी असमान थी, जिससे असंतोष घर घर फैल गया।
विधायक जी बीच बचौल में लगे थे, मगर मामला आसानी से निपटने का नाम नहीं ले रहा था। गोपाल की मरने की खबर पाकर गोयलिया दौड़ती हुई नैहर आई। गांव वाले बहुत दुखी थे और इस आशंका से दहले हुए कि किसी दिन वे भी जेल में ठूंस दिए जाएंगे या पुलिस की गोली से बेमौत मारे जाएंगे। दोपहर इसी सब चर्चा के बीच दुलार में आकर अपने बच्चों के सामने एक अनोखी बात कही कोयलिया के पापा ने। अरे लड़को, जब मुआवजे का पैसा मिलेगा तो अरवा धान वाले खेत से मिला सारा पैसा ये कोयलिया को दे देना। फिर बड़े प्यार से कोयलिया के सिर पर हाथ फेरते हुए जिंदगी के पन्ने पलटने लगे। जिस साल कोयलिया पैदा हुई उस साल बम्पर खेती हुई और उस अनुपात में लाभ भी मिला। कोयलिया की माँ ने कहा, ये तो धनलक्ष्मी पैदा ली है हमारे घर में। उसी वर्ष अरवा धान वाला खेत खरीदने का संजोग बना। तब कोयलिया की माँ बोली थी, इस खेत को लड़की के नाम से खरीद लो, शादी ब्याह के समय काम आएगा। भगवान की दया से इसके ब्याह में पैसे की कमी नहीं हुई, सो इसके नाम का खेत रह गया। मोहन का भरोसा नहीं, कुछ पैसा हाथ रहेगा तो बेटवा की पढ़ाई लिखाई की तरफ से निश्चिंत हो जाएगी। बिन माँ की कोयलिया की आंख से टप टप लोर गिरने लगा। मन हुआ कि छुटपन की तरह बाबा की गोदी में छुप जाए। बाबा और भाई भौजाई के साथ के एहसास ने नशेड़ी पति का गम कम कर दिया। एक आस यह भी बंधी कि मोहन नहीं सुधरा तो नैहर का घर और खेत है ही। नाक सुड़कती कोयलिया अपने और बेटे के भविष्य के प्रति आश्वस्त होकर चैन से सोई उस रात। जमीन अधिग्रहण को लेकर उठापटक जारी था। नए कानून के हिसाब से जमीन लेने के लिए लोगों का रजामंद होना बहुत जरूरी था। अगर किसी का घर लिया जा रहा है तो उसके सही और पर्याप्त पुनर्वास की व्यवस्था करना जरूरी है। उचित मुआवजे की मांग तो कर रहे हैं ग्रामीण, मगर न तो सरकार इस पर ध्यान दे रही थी और न ही परियोजना के पदाधिकारी। अधिग्रहण से 36 गांव के लगभग 3000 परिवार अपने घर से बेदखल होते। कोयल का मायका भी इन्हीं में से एक था। समस्या तब आई जब जमीन का अधिग्रहण और लोगों का आंदोलन एक साथ चलने लगा। अब तक कई एकड़ भूमि का अधिग्रहण हो चुका था और मुआवजे की प्रक्रिया भी चालू थी, मगर हाल ऐसा कि जमीन किसी की, मुआवजा किसी और को, नोटिस किसी को तो नपैया किसी और घर की। पूरा अफरा तफरी का माहौल। इसी असमान रवैये के विरोध में एक नेता की छत्र छाया में आंदोलन कर दिया गांव वालों ने कि जब तक सरकार और कंपनी वाले नहीं सुनेंगे उनको कोई कार्रवाई करने नहीं दिया जाएगा। बातचीत से जब 10 दिनों तक समस्या का समाधान नहीं निकला तो जबरदस्ती आंदोलन खत्म करने के लिए उनके नेता को पकड़ने पुलिस आई। उग्र गांव वालों ने विरोध करते हुए पुलिस की जीप फूंक डाली और कंपनी के अधिकारियों और पुलिस पर पथराव करने लगे। बदले की कार्रवाई में पुलिस ने अंधाधुंध गोली चला दी, जिससे 7 लोग मारे गए। उनमें से कोयलिया का बाबा रामेश्वर महतो भी था। मीडिया कवरेज से सिंदूरिया गांव पूरे देश में फेमस हो गया, मगर वहां की गलियों में सन्नाटा पसर गया था सब ओर। पुलिस, नेता और अखबार वालों को ठेलती कोयलिया आंगन में बाबा के मृत देह पर पछाड़ खाकर गिर गई। ओ बाबा, कहाँ अनाथ कर चल गई ले रे, हमरा कौन दुलार करतो अब। जितना संभालते चीखें उतनी बढ़ती जाती। गांव वालों ने सांत्वना दिया, बड़ भाई बाप समान, सिर पर 2-2 भाइयों के हाथ हो, तू कैसे अनाथ हो जाइबे। अजीब मनहूसी सन्नाटा पसरा था गांव में। सबसे ज्यादा दुखी कोयलिया थी, मगर कितने दिन आंसू बहाती, मायके में बैठी रहती, रोते कांदते अपने घर चली गई। मौत के मुआवजे के लिए 5 लाख का चेक लेकर कंपनी वाले आए रामेश्वर के घर। साथ ही खेत अधिग्रहण के बदले 25 लाख देने के कागजात तैयार कर लाए थे। अगर दोनों भाई साइन कर देते तो सारी रकम उनके बैंक अकाउंट में जमा करने का प्रस्ताव था। उधर सरकार की तरफ से भी सभी मृतकों को 1-1 लाख का मुआवजा दिया जा रहा था। कोयल के ससुराल तक बात पहुंची। पति मोहन ने कहा, तुम्हारे भाइयों को तो खूब पैसे मिले हैं, पिताजी की मौत के मुआवजे की रकम में तुम्हारा भी हक है। कोयल को यह बात अच्छी नहीं लगी। बाबा की लाश के बदले मिले पैसे वो कैसे ले सकती थी। छाती में हुक उठी।
पिता को याद कर विलाप करने लगी। ये पैसे ले आओगी तो हम अपनी छत बनवा लेंगे। आखिर बाबा के पास पैसा होता तो तुम्हें जरूरत पड़ने पर देते ही ना। उनकी आत्मा सुखी होगी अपनी बेटी को सुखी देखकर। देर रात पति के समझाने के बाद कोयलिया भाइयों के घर जाने को मान गई। सिंदुरिया गांव में रामेश्वर महतो के आंगन में उस सांझ बैठक हुई। कोयलिया और उसका बेटा एक तरफ, सुखलाल, भाभी रेखा, छोटा सुमिरन और उसकी पत्नी कल्याणी दूसरी तरफ, सब गहन चिंता में लीन। दुआरी पर एक लालटेन टंगा था जिसकी मरियल रोशनी कुछ दूर तक प्रकाश का घेरा बना रही थी। अमावस की रात का अंधेरा भी उनके बीच पसर गया था। भैया, मुआवजे की रकम में से कुछ मुझे भी मिल जाता तो। बड़ी मुश्किल से कोयलिया ने अपनी बात रखी। शर्म नहीं आती? बाप की मौत में हिस्सेदारी मांगने आई हो? बड़े भाई सुखलाल की आवाज में ऐसा रुखड़ापन कोयलिया ने पहले कभी नहीं महसूस किया था। तुम भी तो रख रहे हो वो पैसा, कुछ मेरे भी काम आ जाएगा। मेरा भी अधिकार है, वो मेरे भी बाबा थे। बोलते बोलते कलप उठी कोयलिया। कल्याणी बोली, कोयलिया, बाबा का सारा कारज तो उसी पैसे से हुआ ना। घर परिवार नाता रिश्ता सभी को देखना पड़ता है, और तुम तो आओगी ही हमेशा। बाबा के नहीं रहने से तुमको खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना हम लोग। जब तक खेत है दाल चाउर तो बांधेंगे ही तुम्हारे लिए। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा मायका ससुराल बना रहे? बड़ी भौजी ने हाँ में हाँ मिलाया। और का, लड़की का नैहर छूटता है का कभी? सुमरन चुप रहा, सबको बारी बारी देखते हुए। मगर भौजी, छप्पर डलवाना है, कुछ पैसा हाथ आता तो हमारा काम आसान हो जाता। सुखलाल समझाने लगा। देखो कोयलिया, घर और जमीन का कितना मुआवजा मिलता है यह तो जब रकम हाथ में आएगी तभी जानेंगे। खेत गया तो फसल नहीं उपजेगा, ऐसे में हम भूखे मर जाएंगे। हमारे यहाँ भी 3 छोटे बच्चे हैं, तुमको मालूम नहीं ब्लॉक लेवल में कितना चक्कर लगाना पड़ता है? तब अपना ही पैसा हाथ में आता है, टेबल के नीचे से सब काम होता है। भाई का दुख महसूस कर बहन का मन पिघला। ठीक ही तो कह रहे हैं ये, अपनी गृहस्थी तो चल ही रही है, छप्पर का क्या है, खेत वाला पैसा मिलेगा तब बनवा लेगी। मोहन को समझा देगी कि बरसात आने में देरी है, तब तक उपाय हो जाएगा। मानी कोयलिया तो आंगन का अमावस अंजोरिया में बदल गया। बड़की भौजी ने ननद के लिए खाट बिछाया और चूल्हे से गर्म चाय छान कर ले आई। छोटी गमकौआ सीसी लेकर ननद के सर में तेल चुड़पने लगी, ननद के सर में तेल चुपड़ने लगी। भाई भी हंस हंस के किस्से कहानी सुनाने लगा। मन में सोची कोयलिया, पैसे क्या हैं, हाथ का मैल। पैसे क्या हैं, हाथ का मैल। नैहर भरा पूरा रहे तो ससुराल में इज्जत बनी रहती है। मेरे लिए तो इनका प्यार ही बड़ी चीज है। ससुराल में जाकर रम गई कोयलिया। बाबा के नहीं रहने से नैहर का उत्साह मंद हो गया था, और जब से बेटे का स्कूल में नाम लिखा दिया आना जाना खुद ही कम हो गया। 6 महीने देखते देखते गुजर गए। कोयलिया की मायके के पड़ोस में शादी थी। बगल घर वाली चाची लेन देन की खरीदारी करने हजारीबाग आई तो कोयलिया को निमंत्रण देने के लिए उसके घर गई। आजकल काहे नहीं आती हो कोयलिया? बाबा नहीं है तो हम भी नहीं है क्या? मीठे स्वर में उलाहना दिया चाची ने। नहीं चाची, पहले जितना टाइम नहीं मिलता, बचवा का स्कूल रहता है ना, कभी कभी भैया लोग आ जाते हैं तो मुलाकात हो ही जाती है। हाँ, उनके तो अच्छे दिन आ गए। सब मिलाकर खेत का 25 लाख मिलने वाला है। अभी हाथ में कुछ ही लाख आया है और सारा रंग ढंग बदल गया। सही कहते हैं, पैसा बोलता है। अच्छा, ये तो हमको कोई नहीं बताया। आश्चर्य से घिर गई कोयल। सारे गांव को पता है, तुम ही अनजान हो। कसम से चाची, उन लोग हमको नहीं बताया कुछ भी। अच्छा, वो अरवा का खेत का कितना मिला? वो तो हमको नहीं मालूम। सुनने में आया है कि सब पैसा जोड़कर एक साथ मिलेगा, बाकी तुम पूछ लेना ना सुखलाल से। चाची चली गई, मगर कोयलिया को चैन नहीं। भाई बोले थे कि रकम हाथ में आने पर कुछ पैसे उसे दे देंगे ताकि वो छप्पर डलवा सके। यही आश्वासन दे देकर तो मोहन को चुप कर आई थी। ये लोग तो उसकी पत उतरवा कर रहेंगे। अब तो सास भी ताना मारेगी।
कोयलिया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई लोग उससे छुपाएंगे यह सब बात। कोयलिया मन ही मन सिंदूरिया जाने का प्लान करती रही। क्या पता डाह में चाची आग लगाने आई, मगर यह सब बात वो अभी मोहन को बताना नहीं चाहती थी। बाबा की अंगना की याद आ रही कहकर 2 दिन के लिए मायके चली गई कोयलिया। महसूस किया कि भौजाइयों का मुंह सूख गया उसे देखकर। कोयल भाइयों के लौटने का इंतजार करने लगी। आज फिर वैसी ही शाम थी, मगर इस बार अंजोरिया रात और पूस का ठंडा पसरा हुआ था। बोरसी जलाकर आंगन में छपरी के नीचे बैठी कोयलिया अकेली, वहीं उसका बेटा बोरसी की आग में छोटा छोटा आलू पकाने में मगन था। इस बार दोनों भाभी दूरी छिटकी रही बहाने बहाने से। भाइयों ने हाल पूछा और अलग बोरसी लेकर हाथ पैर सिकाने लगे। अजीब सन्नाटा था सब ओर। गली का कुत्ता जब अचानक जोर से भौंक उठता तो सब चौंक जाते। बात शुरू कैसे करे, उधेड़बुन में फंसी थी कोयल। दोनों भाई ऐसे चुप थे जैसे उनके मुंह में जुबान नहीं। आखिर कोयलिया ही मुंह खोली। का सुन रहे हैं भैया? का सुनी हो? यही कि मुआवजा का पैसा मिल गया आप लोगों को? हाँ सही सुनी हो, मगर अभी सब नहीं मिला है। मेरा खेत भी ले लिया क्या वो लोग ना? तुम्हारा खेत? कौन तुम्हारा खेत? अरे वो नदी नीचे नदी की तरफ वाला जिसमें गमकौआ अरवा चावल होता है। बाबा उस दिन तुम लोग के सामने ही सब बताए थे ना? बताए होंगे, याद नहीं। बहुत लापरवाही से बोला सुखलाल। दुख दुखी बड़ी कोयलिया की। ये लोग सब पैसा अपने पचाने के फेर में तो नहीं। भैया हमारा खेत का जितना पैसा होता है दे दो हमको। साल भर से टाल रहे, ये बरसात के पहले छप्पर नहीं छरवाए तो सावन भीगते बीतेगा। कोनो पैसा नहीं है तुम्हारा हमारे पास। कंपनी वाले से बात हो गया है, जितना पैसा मिलेगा दोनों भाई के खाते में आधा आधा ट्रांसफर हो जाएगा। पूरी जिंदगी है हमारे सामने। अपना बाल बच्चा नहीं देखेगा, तुम्ही को देखते रहे हमेशा। उखड़ गया सुखलाल। भैया वो मेरा हक है, सुखबुगाई कोयलिया। काहे का हक? जो तेरा हिस्सा था सब तेरी शादी में खर्च कर दिए बाबा। अब जो है उसमें बेटों का हक है। यही दुनिया का दस्तूर है, नया नियम मत चलाओ। रोने लगी कोयलिया। भैया ऐसा ना बोलो, ससुराल में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रह जाएगी। अब बाबा की जगह तुम लोग ही तो हो। तुम्हारी इज्जत न जाए इसलिए कह रहे हैं कि फालतू की बकवास मत करो। जाओ अपना गृहस्थी देखो। उठकर अंदर चले गए भाई। सुबकती कोयलिया का बदन ठंड से कपकपाने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि बाबा की मौत के दिन नहीं, आज अनाथ हुई है। तब ढाढ़स था कि 2 भाइयों की बहन है। अच्छे बुरे वक्त में हमेशा पीठ पर खड़े रहेंगे, मगर आज सब उम्मीदें ऐसी टूटी जैसे हाथ से माटी का घड़ा छूटता है और सब पानी बह निकलता। बड़की भौजाई थाली में खाना परोस कर वहीं हाथ में पकड़ा गई। मुश्किल से 2 कौर भी नहीं खाया गया उससे। बच्चे को खिलाकर पड़ गई बाबा की खटिया में और बेतरह याद करने लगी। छुटपन में माँ मर गई थी, इसलिए माँ बाप दोनों बनकर पाला था बाबा ने उसे। दोनों भाई जो आज इतना निष्ठुर बन गया है, उनकी आंख का तारा थी कोयलिया। हमेशा पीठ पर चढ़ी, गोद में खेली। आज क्या हो गया इन लोगों को? आंसू पोंछने की बात तो दूर, एक बार झांक कर भी नहीं देखा कि बहन खाई कि भूखे सो गई। हाय रे पैसा, बहन से बढ़कर पैसा होता है, आज पता लगा। सुबह मुंह अंधेरे ही घर जाने के लिए तैयार होने लगी कोयलिया। मन में कहीं छुपी आस थी कि अचानक जाने की तैयारी करते देख मनुहार करके रोक लेंगे वो लोग, मगर किसी ने कोई आग्रह नहीं किया। नहीं पूछा कि 2 दिन के लिए आई हो, अभी क्यों जा रही हो। निकलते समय पांव छूने गई तो बड़की भाभी ने बस इतना कहा, आते रहना कभी कभी। देहरी से पैर बाहर धरते खाली अचरा लहरा रहा था। न खोइछा में 2 मुट्ठी चावल दिया, न साथ ले जाने के लिए कोई संदेश। मन ही मन कलपती कोयलिया ने खुद से कहा, अब नहीं आऊंगी इस अंगना। सच कहते हैं लोग कि माँ बाबा के जिंदा रहने तक ही मायका होता है। शादी के बाद पहला मौका था जब वो खाली हाथ लौटी ससुराल।
सगे भाइयों का ऐसा व्यवहार दिल पर आरी चला रहा था। उसे याद आया उसके गांव का किशोर नाम का लड़का, जो अक्सर उसके सामने अपना दुख रोया करता था कि मेरे सौतेले भाई ठाठ से रहते हैं और हमको खाने को नहीं जुड़ता। एक ही पिता की संतान है हम लोग। क्या हुआ जो मेरी माँ के साथ बिना शादी किए हमको पैदा किए, इसमें मेरा क्या कसूर? मुझे भी हक चाहिए अपना। आज सोच रही है कोयलिया कि रुपए पैसे की बात पर जब सगे को पराया होते एक दिन नहीं लगता तो किशोर तो सौतेला ठहरा, बेचारा। इस वक्त अपनी हालत किशोर जैसी ही लग रही थी उसे। रोनी सूरत देख मोहन सब समझ गया। खूब गाली दिया भाइयों को, और यह पहली बार था कि विरोध में कोयल ने कुछ नहीं कहा। उसके सीने पर तो बिन वर्षा सूखे खेत सी दरारें पड़ गई थी। सावन बीत गया। जितना छप्पर से पानी छूता उतना ही उसकी आंख से आंसू भी। मोहन के मार से नीले पड़े निशान अब वो किसी को नहीं दिखाती। सोचती उस जैसी अनाथ के लिए तो अब जो है सो उसका पति ही है। नैहर में अब किसी का आसरा नहीं। कोई ना कोई गांव से आता जाता रहता और उस तक सारी खबरें पहुंचती रहती। खेतों का पूरा मुआवजा नहीं दिया कंपनी ने। अभी तक जमीन की उपज भाई घर ला रहे थे। नई फसल कटकर आ गई, मगर मुंह जुठाने को एक पसेरी चावल भी नहीं भेजा किसी ने। पहले का रोना धोना अब गुस्से में तब्दील हो गया। इन दिनों अक्सर उसे एक ही सपना आता कि आंगन वाली नीम की डाल पर वह झूला झूल रही है। उसकी पेंगे खूब ऊपर जा रही है। तभी अचानक पीछे से उसे डाल सहित काटकर दूर फेंक दिया किसी ने। वह बियावान में जोर जोर से रो रही है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। मायका छूट गया, मगर उसकी याद में तड़पती कोयल। वो लोग इतने निष्ठुर हो गए कि पलटकर एक बार हाल तक नहीं पूछा। क्या उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया अपने हक का पैसा मांगकर? मायके की याद उसके अंदर विद्रोह की राख को हवा देने लगी। अक्सर सोचती, मैं भी तो उस घर का हिस्सा हूं। क्या मैं भाई होती तो मुझे मेरा हक नहीं मिलता? मैंने तो बस एक खेत का पैसा मांगा जो बाबा मेरे नाम कर गए थे। इसमें क्या गलत है? वो समझ नहीं पाती। उदास दोपहर में कभी कभी कॉलेज में पढ़ने वाली पड़ोसन की लड़की आ जाती। दुख दर्द रोकते रोकते भी कुछ मन के घाव खोल देती थी उसके सामने। उसी लड़की ने बताया कि सरकारी कानून है कि पिता की संपत्ति में उतना ही हक है बेटी का जितना बेटों का। यह भी बताया कि मुआवजे के लिए विस्थापित महिलाओं को भी हकदार माना गया है। इन बातों को सुनकर मन ही मन कुछ निश्चय करती जा रही थी कोयलिया। उसे इस बात का बहुत दुख था कि आखिर जिस घर में पैदा हुई, पली बढ़ी और आज उसी घर से उखाड़कर दूर फेंक दिया गया, बाबा की आंख मूंदते ही लिहाज खत्म हो गया। वह ऐसे अपना हक नहीं छोड़ेगी। उधर अधिग्रहण कानून को लेकर कई राज्यों में बवाल चल रहा था। रोज आंदोलन, विरोध और सरकार का आरोप प्रत्यारोप। महीनों से किया निश्चय एक दिन फलीभूत हुआ। बिना किसी को बताए नैहर पहुंची कोयल और सीधे कोठार का द्वार खोलकर 4 बोरी चावल और 2 बोरी दाल उठवाया, टेम्पो में लदवा दिया। वो बस स्टैंड से ही टेम्पो रिजर्व करके आई थी। दोनों भौजाई आंख फाड़े उसका सारा कृत्य देख रही थी। कोयल के तेवर देखकर कुछ नहीं कहा गया उनसे। तेज आवाज में बोली कोयल, उपज में मेरा भी हिस्सा है, सीधे भिजवा दिया करो, नहीं तो जबरदस्ती ले जाऊंगी। खेत वाला रुपया भी मुझे दे दो, वरना उसे भी निकालना आता है। दिल में जमा भड़ास निकाल कर चली गई कोयलिया। उसकी भाभियां इस हिम्मत से दंग थी। भाइयों से सारा किस्सा कह सुनाया। खूब हंगामा हुआ उस दिन। पास पड़ोस देख रहा था, इसलिए उसकी बदनामी भी हुई। घर की लड़ाई बाहर आ गई थी और इसका पूरा जिम्मेदार वो कोयल को ठहरा रहे थे। कुछ महीनों बाद फिर आई कोयल बेटे को लेकर। अब वो मायके जाकर नहीं रहती, चाची के घर उतरती और वहीं से वापस हो जाती। उस दिन चाची को कहा कि आज अपने हिस्से का अनाज लेकर तुरंत वापस चली जाएगी। कोयलिया को पता नहीं था कि भाभियां उसी की ताक में है। जैसे ही वह धान कोठार के अंदर गई, बाहर से सिकड़ी लगा दिया किसी ने। कोयल चीखती चिल्लाती रही, बेटे का वास्ता दिया, मगर दरवाजा नहीं खुला। बेटा भूख से छटपटाते सो गया और रोते रोते खुद इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे।
बेटा भूख से छटपटाते सो गया और रोते रोते खुद इसकी आंखों के आंसू सूख गए। दरवाजे का साकल तब खुला जब सांझ तक आसरा देखने के बाद चाची आवाज लगाती हुई इस घर तक आई। चाची की पुकार से हिम्मत बंधी और अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। चौंक पड़ी चाची। सारी बात उसकी समझ में आ गई थी। उसकी भाभीयों से मिन्नत करने लगी कि ताला खोल दे। ताला तभी खुलेगा जब इसके भाई आएंगे। आज उन्हीं के सामने जो होगा सो होगा। भाभियां जिद पर अड़ी थी। मजबूरन पास पड़ोस को बताया चाची ने। कोयलिया को कोठरी में बंद कर दिया है। बेचारी रो रो के हलकान हो रही, मचुआ भी साथ में। कुछ हो हवा गया तो पूरे गांव को कलंक लगेगा। भीड़ के दबाव में सांकल खोलना पड़ा। कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता है जैसा मेरे घर वालों ने मेरे साथ किया। वो चीख चीख कर रोने लगी। मैं तो बस खेत का थोड़ा सा हिस्सा मांग रही थी जो बाबा मेरे नाम कर गए थे। तुम लोगों से इतना भी नहीं दिया गया। अब मैं बराबर का हक लेकर रहूंगी। जो होगा 3 हिस्सा होगा। कौन है जो रोकेगा मुझे अपना हक लेने से? देखती हूँ, सरकार मेरे साथ है, अब कानून से बात होगी। रोती कोयलिया चली गई। वह प्रण कर रही थी कि अब इस दरवाजे पर लौट कर नहीं आएगी। एक तरफ मायका खोने का दुख था तो दूसरी तरफ अपमान के आग में झुलस रही थी। 2 दिन बाद ही वह कोर्ट पहुंच गई और वकील तय कर पार्टीशन सूट कर दिया। जमीन के पेपर उसके पास नहीं थे और उसे अपनी प्रॉपर्टी दिखानी थी। इस काम में उसके एक दूर के भाई ने मदद की। उसने ब्लॉक से जमीन जायदाद की सारी कॉपी निकाली और कोयल को सौंप दी। वकील ने केस कर दिया। उसका नैहर सिंदूरिया में भूचाल आ गया। हर किसी के मुंह पर एक ही चर्चा, कोयलिया ने जायदाद के लिए अपने भाइयों पर केस कर दिया है। लोगों का मानना था कोयलिया ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। ऐसे में तो कोई भाई अपनी बहन को प्यार से नहीं रखेगा। एक किशोर ही था जो हर वक्त उसके पास रहता, हौसला बढ़ाता। उसे अपना दुख और कोयल का दुख बराबर लगता। लड़ो फुआ, हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे। आखिर एक दिन झुकना पड़ेगा सबको। कोयल अब संपत्ति चुनेगी या भाई? सबके मन में यह सवाल था। कोयल का दिल पिघलता तो सोचती अब भी उसे भाई खेत का पैसा दे देंगे तो केस उठा लेगी। फिर अंतःकरण से आवाज आती, जब भाई थोड़े से पैसे के लिए मुंह मोड़ गए तो वह क्यों अपना अधिकार छोड़े? बहनें ही सारा समझौता क्यों करे? गांव के लोग उसे बुरा समझते हैं तो समझते रहे। आखिर उसके भाइयों का किया सबको क्यों नहीं दिखता? कई बार कलेजे में हुक उठती मगर अपना अपमान नहीं भूल पा रही थी कोयल। पार्टीशन सूट करने के बाद वह कंपनी के कार्यालय जाकर चिट्ठी लगा दी कि वह रामेश्वर महतो की बेटी है, इसलिए मुआवजे की रकम का बराबर हिस्सा उसे मिलना चाहिए। प्रमाण के तौर पर अपनी वंशावली बनवाकर मुखिया से साइन कराया और एफिडेविट करवा दिया। रिश्तेदार बार बार समझाते कि समझौता कर लो, मगर वह अड़ी रही। मायके का द्वार सदा के लिए बंद हो गया। गांव में कुछ लोग उसकी हिम्मत की प्रशंसा भी करते, कुछ लोग दबे छुपे सामाजिक चलन और परंपरा के नाम पर उसे भला बुरा भी कहते। पर सच यही था कि लोग उसकी बगावत से डर गए थे और यह चिंगारी उनके घरों को भी न जलाते, यह सोच रहे थे। कोयलिया सोचती कि बाबा के प्यार और परवरिश के कारण ही उसमें यह हिम्मत आई है। कंपनी ने एप्लीकेशन पास कर दिया। भाइयों से बुलाकर पूछताछ हुई और कहा गया कि जब तक आप सभी दावेदार एक साथ यहाँ आकर सहमति नहीं प्रदान करते, किसी को पैसा नहीं दिया जाएगा। आखिरकार भाइयों को झुकना पड़ा और तय हुआ कि सारे पेपर क्लियर होने के बाद मुआवजे की राशि बराबर भाग में तीनों के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। कोयलिया के बदन पर नील निशान नहीं पड़ते अब। हाँ, चचेरी बहनों का आना जाना बढ़ गया है और उसकी हिम्मत की प्रशंसा भी हो रही है। कंपनी अभी भी जमीन अधिग्रहण के जद्दोजहद में लगी हुई है। सुना है मुआवजे की राशि अब चौगुनी नहीं 2 गुनी ही मिलेगी। कोयलिया को उससे कोई परेशानी नहीं। वह खुश है कि अपने अधिकार और बाबा की इच्छा को लड़कर ही सही पूरा कर रही है। किशोर भी उससे उत्साहित होकर अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है। हम अपन हिस्सा लेके रह पाई, हम अपन हिस्सा लेके रह पाई। बस कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हनीफ जी,
बहुत सारे कमेंट है, मैं बाद में देखूंगी सब। जी सही बात है, रिश्तों पर भारी हो जाती हैं ज़रूरतें। सही कहा विनीता, लड़कियों के लिए पिता आज भी नाबल्दी होते हैं। जी अनिप जी, धन्यवाद शैलेंद्र जी, धन्यवाद हनीफ जी, नमस्कार अवधेश प्रीत जी। जी, हक की लड़ाई में रिश्तों का विद्रोह, जी कहानी का यह सबल पक्ष है। सचिन जी, अच्छा लगा आपको? उर्मिला जी धन्यवाद, कहानी पसंद आई। जमीन रजनी जी बहुत खूब। सचिन देव जी धन्यवाद, वंदना जी धन्यवाद, सत्या, नीरज जी, जी लड़कियों को जो चाहिए वो हक तो हासिल करना होता है। हाँ कविता जी धन्यवाद। हनीफ जी अब बताएं, मैं अब बंद करूं? कहानी तो ख़त्म हुई, कहानी बहुत बड़ी नहीं थी, हंसने वाली। थैंक यू, आपको अच्छा लगा। हनीफ जी, अनीता जी, हाँ रमेश जी धन्यवाद, थैंक यू। जी पसंद आई, ये मेरे लिए खुशी की बात है। सही बात है प्रज्ञा जी, पैसे के लिए सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जमाला जी धन्यवाद, राकेश जी धन्यवाद आपका। जी हनीफ जी, थैंक यू आराधना, थैंक यू विनीता। हनीफ जी मैं बंद करूं आप? हाँ अनीता जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपना मंच दिया। हाँ अवधेश जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जी और जी अवधेश जी, अब मैं बंद कर रही हूँ, सारे कमेंट मैं बाद में देखूंगी। और हनीफ जी धन्यवाद, सबको नमस्कार, आभार।